Welcome to UPSC Civil 360. Today we are going to discuss environment from the Udan magazine of PWA, only IS. So, let's begin. आज की हमारी चर्चा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के इंटरनेशनल एफर्ट्स पर केंद्रित होगी। वी विल कवर क्रूशल कन्वेंशंस लाइक साइट्स, CMS और ऑर्गेनाइजेशंस जैसे IUCN, WWF और उनका ग्लोबल और इंडियन कंजर्वेशन पॉलिसीज पर इम्पैक्ट। एस्पिरेंट्स के लिए इन बॉडीज, उनके मैंडेट्स और रीसेंट डेवलपमेंट्स को समझना प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। Absolutely. तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 3 वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से। सबसे पहले वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का उद्देश्य क्या है? इसका मकसद वाइल्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट करना है और इकोसिस्टम्स के नेचुरल रिसोर्सेज के सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन को प्रमोट करना है। बिल्कुल, और इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई इंटरनेशनल एफर्ट्स किए गए हैं। इनमें सबसे प्रमुख है साइट्स। Okay, let's unpack this. CITES यानी Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसे वॉशिंगटन कन्वेंशन भी कहा जाता है। करेक्ट। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स के इंटरनेशनल ट्रेड से उनके सर्वाइवल को खतरा ना हो। साइट्स को UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी UNEP एडमिनिस्ट्रेट करता है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, UPSC 2015 में इस पर सवाल आ चुका है। ये ट्रीटी 185 पार्टीज के बीच है। इसे 1963 में IUCN के मेंबर्स की एक रेजोल्यूशन के बाद अपनाया गया था और 1975 से ये लागू हुई। यहाँ ये समझना जरूरी है कि साइट्स लीगली बाइंडिंग है, जिसका मतलब है कि सदस्य देशों को इसे लागू करना होता है, लेकिन ये नेशनल लॉज की जगह नहीं लेती। अच्छा, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये बाइंडिंग है पर नेशनल लॉज की जगह नहीं लेती? इसका मतलब है कि साइट्स एक फ्रेमवर्क देता है। वो पार्टीज को कहता है कि आपको अपने देश में कानून बनाने होंगे, पर वो कानून हर देश खुद बनाता है। सो साइट्स प्रोवाइड्स द व्हाट एंड डोमेस्टिक लेजिस्लेशन प्रोवाइड्स द हाउ। गॉट इट। अब इसके मैकेनिज्म और फंक्शनिंग की बात करते हैं। पहला है साइट्स कॉप यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस। कॉप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज साइट्स का डिसीजन मेकिंग बॉडी है। पार्टीज हर 2-3 साल में मिलती हैं ताकि एंडेंजर्ड स्पीशीज के ट्रेड को रेगुलेट किया जा सके और साइट्स अपेंडिसेस में लिस्टिंग पर फैसला लिया जा सके। दूसरा है साइट्स लिस्टिंग। ये कंट्रोल इंटरनेशनल ट्रेड के लिए होता है, जिसके तहत सिलेक्टेड स्पीशीज को लिस्ट किया जाता है। इसके लिए सभी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर एक लाइसेंसिंग सिस्टम के माध्यम से ऑथराइजेशन की जरूरत होती है। और इस लाइसेंसिंग को मैनेज करने के लिए अथॉरिटीज होती हैं। हर देश मैनेजमेंट अथॉरिटीज और साइंटिफिक अथॉरिटीज अपॉइंट करता है। मैनेजमेंट अथॉरिटी लाइसेंसिंग सिस्टम देखती है और ट्रेड के इफेक्ट्स पर साइंटिफिक अथॉरिटीज से सलाह लेती है। तो भारत में ये अथॉरिटीज कौन है? भारत में मैनेजमेंट अथॉरिटी है डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन, जो MOF CC के अंडर आते हैं। और परमिट कौन इशू करता है? परमिट इशुएंस अथॉरिटी है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो यानी WCCB। और साइंटिफिक अथॉरिटीज में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये सब शामिल हैं। ठीक है, अब आते हैं स्पीशीज प्रोटेक्शन पर। साइट्स प्रजातियों को 3 अपेंडिसेस में कैटेगराइज करता है। अपेंडिक्स 1। अपेंडिक्स 1 में वे प्रजातियां शामिल हैं जिन पर एक्सटिंक्शन का मतलब विलुप्त होने का खतरा है। इनमें ट्रेड की अनुमति केवल एक्सेप्शनल केसेस में होती है, जैसे कैप्टिव ब्रीडिंग में। और अपेंडिक्स 2? अपेंडिक्स 2 में वे प्रजातियां हैं जिन पर तुरंत एक्सटिंक्शन का खतरा तो नहीं है, लेकिन उनके सर्वाइवल को बचाने के लिए ट्रेड को कंट्रोल करना जरूरी है। और अपेंडिक्स 3? अपेंडिक्स 3 में वे प्रजातियां शामिल हैं जो कम से कम एक देश में प्रोटेक्टेड हैं और उस देश ने ट्रेड कंट्रोल में साइट्स पार्टी से असिस्टेंस मांगी है। Here's where it gets really interesting. 19th Conference of the Parties to Sites यानी COP19 की बात करते हैं, जो नवंबर 2022 में पनामा में हुई थी। इसकी की प्रोविजंस क्या थे? पहला तो ये कि COP19 में फर्स्ट वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिपोर्ट रिलीज की गई, जिसने साइट्स रेगुलेटेड स्पीशीज में इंटरनेशनल ट्रेड की इनसाइट्स थी। अच्छा, और दूसरा? दूसरा, साइट्स टाइगर एनफोर्समेंट टास्क फोर्स। COP19 ने बिग कैट टास्क फोर्स के लिए $15,000 के टेंटेटिव बजट का प्रस्ताव रखा ताकि बिग कैट्स में इल्लीगल ट्रेड को रोका जा सके। और इंडिया एट COP19, भारत का क्या रोक था? भारत काफी एक्टिव था। एक तो ऑपरेशन टर्टल शील्ड, जो भारत की इनिशिएटिव है टर्टल वाइल्ड लाइफ क्राइम से लड़ने की, उसे काफी सराहा गया। प्रपोजल्स भी थे कुछ भारत की तरफ से। हाँ, भारत ने रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल यानी बैटागोर कचूगा और लीड्स सॉफ्ट शेल टर्टल को
अपेंडिक्स 2 से आई में डालने का प्रस्ताव रखा था। और जयपुर ग्राउंड गेको को भी शामिल करने की बात थी। जी, उसे अपेंडिक्स 2 में शामिल करने का प्रस्ताव था ताकि इंटरनेशनल पेट ट्रेड और हैबिटेट लॉस जैसे खतरों से निपटा जा सके। नॉर्दर्न इंडियन रोजवुड यानी शीशम पर भी काफी डिबेट हुई थी। हाँ, डलबर्जिया सिस्सू को साइट्स अपेंडिक्स 2 से डीलिस्ट करने की चुनौती थी। बाद में एक अग्रीमेंट हुआ जिसके तहत शीशम टिम्बर बेस्ड आइटम्स जो 10 केजी से कम है उन्हें बिना साइट्स परमिट्स के एक्सपोर्ट करने की अनुमति दी गई। EVW+ बॉक्स में एक महत्वपूर्ण अपडेट है। दशकों तक साइटीज को फॉरेन ट्रेड एक्ट के माध्यम से इंप्लीमेंट किया गया, लेकिन दिसंबर 2022 में इंडिया ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022 पास किया। हाँ, और इस अमेंडमेंट ने इंडियन लॉ में साइटर्स प्रोविजंस को ऑफिशियली इंप्लीमेंट करने के लिए एक नया चैप्टर VB डाला। एक बहुत बड़ा स्टेप है। अब अगली पहल पर चलते हैं, मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स यानी कि माइक को साइटीज रेजोल्यूशन द्वारा 1997 में एस्टैब्लिश किया गया था। यह एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है। इसका एम क्या है? इसका उद्देश्य एलिफेंट मोर्टालिटी के ट्रेंड्स और कॉजेज को मेजर करना है, खासकर इलीगल किलिंग को। इसका कोर मैंडेट एलिफेंट रेंज स्टेट्स में बिल्डिंग कैपेसिटी भी शामिल है। और इसकी इंफॉर्मेशन बेस एंड यूसेज यह अफ्रीका और एशिया में एलिफेंट कंजर्वेशन पर डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करता है। माइक से मिला डेटा और एनालिसिस साइटिस मीटिंग्स में प्रेजेंट किया जाता है। पार्टिसिपेटिंग साइट्स कौन सी हैं? एशिया में कहाँ है? करेंटली पूरे एशिया में 28 माइक साइट्स हैं जो 13 देशों में फैली हुई हैं। इंडिया में 10 माइक साइट्स हैं। 10 सबसे ज्यादा? हाँ, 2 साइट्स कैम्बोडिया, इंडोनेशिया, लाओ PDR, मलेशिया, म्यांमार और थाईलैंड में है, और एक साइट बांग्लादेश, भूटान, चाइना, नेपाल, श्रीलंका और वियतनाम में है। और डोनर सपोर्ट? जाहिर है फंडिंग लगती होगी। माइक काफी हद तक डोनर सपोर्ट पर निर्भर है। यूरोपियन यूनियन 2001 से अफ्रीका में और 2017 से एशिया में माइक प्रोग्राम का एक सिग्निफिकेंट डोनर रहा है। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क यानी ट्रैफिक। ये UPSC 2017 का टॉपिक भी है। ट्रैफिक एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एक NGO है जिसे 1976 में स्थापित किया गया था। इसे बनाया किसने था? इसे वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के जॉइंट प्रोग्राम के रूप में स्थापित किया गया। इसका हेडक्वार्टर्स कैम्ब्रिज UK में है। और इसका मिशन एंड रोल? इसका मिशन ये सुनिश्चित करना है कि वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल्स का ट्रेड नेचर के कंजर्वेशन के लिए खतरा ना बने। तो एक तरह से ये साइट्स को कॉम्प्लीमेंट करता है। बिल्कुल, ये साइट्स को सपोर्ट करता है, वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल्स में ट्रेड पर नॉलेज बेस प्रदान करके ट्रेंड्स, पैटर्न्स और इम्पैक्ट्स की जांच करता है। अगर आपको हमारी इनिशिएटिव पसंद आ रहा हो तो हमें सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। साथ ही इस वीडियो को अपने टेलीग्राम स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। अगला संगठन है कोलिशन अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग या CAWT। ये क्या है? CAWT 2005 में स्थापित एक कोलिशन है जो इलीगल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ एंड वाइल्ड लाइफ पार्ट्स से निपटने के लिए सहयोग करने वाले सदस्यों के साथ काम करता है। लीडरशिप एंड मेंबरशिप? भारत इसमें है? हाँ, ये US लेड कोलिशन है और भारत भी इसका सदस्य है। इसके शुरुआती भागीदारों में कंजर्वेशन इंटरनेशनल, सेव द टाइगर फंड और ट्रैफिक इंटरनेशनल जैसे बड़े नाम शामिल थे। अब एक और महत्वपूर्ण कन्वेंशन पर आते हैं, कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स यानी CMS। इसे बॉन कन्वेंशन भी कहा जाता है। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसे 1979 में बॉन, जर्मनी में UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत संपन्न किया गया था। ये 1983 में लागू हुआ। ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस का भी हिस्सा है ये। जी, बॉन कन्वेंशन ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है जो 2 स्पेशल स्पीशीज इनिशिएटिव्स में से एक है। इसके अंतर्गत भारत की क्या भूमिका है? भारत CMS, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे और सेंट्रल एशियन मैमल्स इनिशिएटिव, इन दोनों पहलुओं का एक हस्ताक्षर करता है। और MOUs भी साइन हुए हैं? जी, भारत ने साइबेरियन क्रेन्स 1998, मरीन टर्टल्स 2007, डुगोंग्स 2008 और रैप्टर्स 2016 के कंजर्वेशन और मैनेजमेंट पर एक नॉन लीगली बाइंडिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इसका स्कोप एंड पर्पस क्या है? यह एकमात्र ग्लोबल और UN बेस्ड इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक और एवियन माइग्रेटरी स्पीशीज और उनके हैबिटेट्स के कंजर्वेशन के लिए विशेष रूप से स्थापित है। साइट्स की तरह इसमें भी अपेंडिसेस हैं? हाँ, इसमें 2 अपेंडिसेस हैं। अपेंडिक्स I में वे माइग्रेटरी स्पीशीज शामिल हैं जो एक्सटिंक्शन के खतरे में हैं। इनके लिए स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन की जरूरत है। और अपेंडिक्स 2? अपेंडिक्स 2 में वे स्पीशीज हैं जिन्हें इंटरनेशनल कोऑपरेशन से लाभ होगा।
13th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू CMS यानी COP13 2020 में गांधीनगर गुजरात में आयोजित की गई थी। जी, और इंडिया को अगले 3 वर्षों के लिए कॉप के प्रेसिडेंट के रूप में नामित किया गया था। और CMS COP14 CMS COP14 ने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स माइग्रेटरी स्पीशीज रिपोर्ट लॉन्च की और इसने 14 माइग्रेटरी स्पीशीज को CMS अपेंडिसेस में जोड़ा। इंडिया के इनिशिएटिव्स भी महत्वपूर्ण है माइग्रेटरी स्पीशीज को कंजर्व करने के लिए। बिल्कुल, भारत ने माइग्रेटरी बर्ड्स के अरेस्ट को रोकने के लिए नेशनल एक्शन प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स अलोंग द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे 2018 टू 2023 लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य आबादी में गिरावट को रोकना और उनके हैबिटेट्स को सिक्योर करना है। और सेंट्रल एशियन मैमल्स इनिशिएटिव यानी कैमी का उद्देश्य सेंट्रल एशिया में 15 माइग्रेटरी मैमल स्पीशीज और उनके हैबिटेट्स को कंजर्व करना है। कैमी का सेविंग आवर स्पीशीज 2021 टू 2026 के लिए वर्क प्रोग्राम IUCN सेवा स्पीशीज इनिशिएटिव को एक पोटेंशियल फंडिंग मैकेनिज्म के रूप में शामिल करता है। इसमें कौन से जानवर शामिल हैं? इसमें वाइल्ड याक, साइगा, स्नो लेपर्ड, एशियाटिक वाइल्ड एस, खुलन, चीता, एशियाटिक चीता, लेपर्ड, ये सब शामिल हैं। अब आते हैं एक बहुत ही प्रसिद्ध संगठन पर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN। IUCN एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन NGO है जो नेचर कंजर्वेशन और नेचुरल रिसोर्सेज के सस्टेनेबल यूज के क्षेत्र में काम कर रहा है। कब एस्टैब्लिश हुआ था? इसे 1948 में स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर्स ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। और IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस, जिसे ओलंपिक्स ऑफ कंजर्वेशन भी कहते हैं। हाँ, ये दुनिया का सबसे बड़ा कंजर्वेशन इवेंट है जो हर 4 साल में होता है। 2025 का एडिशन अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होगा। इसके ऑपरेशंस एंड एक्टिविटीज क्या हैं? ये रिसर्च, फील्ड प्रोजेक्ट्स, एडवोकेसी, लॉबिंग और एजुकेशन में लगा हुआ है। IUCN के ग्रुप्स आउटपुट्स क्या हैं? पहला है इन्वेसिव स्पीशीज स्पेशलिस्ट ग्रुप, जो वैश्विक स्तर पर इन्वेसिव स्पीशीज से संबंधित मुद्दों को संबोधित करता है। और दूसरा और सबसे प्रसिद्ध IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन्ड स्पीशीज, जिसे रेड डेटा बुक भी कहते हैं। जी, 1964 में स्थापित ये ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज की दुनिया की सबसे कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेंट्री है। इस पर UPSC 2011 में प्रश्न आया था। रेड लिस्ट में पेजेस का क्या मतलब है? पिंक पेजेस। पिंक पेजेस में क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज की जानकारी होती है। और ग्रीन पेजेस? ग्रीन पेजेस उन प्रजातियों के लिए उपयोग किए जाते हैं जो पहले इंडेंजर्ड थीं लेकिन अब रिकवरी कर चुकी हैं और खतरे में नहीं हैं। अब देखते हैं क्राइटेरिया टू ऐड स्पीशीज इन IUCN रेड लिस्ट। ये टेबल बहुत महत्वपूर्ण है। एक्सटिंक्ट का मतलब तो साफ है। हाँ, एक्सटिंक्ट माने कोई ज्ञात व्यक्ति जीवित नहीं है, और एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड मतलब केवल कैप्टिविटी या कल्टीवेशन में जीवित है। फिर आती हैं थ्रेटन्ड कैटेगरीज, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। क्रिटिकली इंडेंजर्ड मतलब जंगल में विलुप्त होने का अत्यधिक उच्च जोखिम। इसमें पॉपुलेशन साइज रिडक्शन 0-90% होता है पिछले 10 वर्षों या 3 पीढ़ियों में। और एंडेंजर्ड मतलब जंगल में विलुप्त होने का बहुत अधिक जोखिम। इसमें पॉपुलेशन साइज रिडक्शन 0-70% होता है। और वल्नरेबल माने जंगल में विलुप्त होने का उच्च जोखिम। पॉपुलेशन साइज रिडक्शन 0-50% पिछले 10 वर्षों या 3 पीढ़ियों में। इसके बाद नियर थ्रेटन्ड और लीस्ट कंसर्न। जी, नियर थ्रेटन्ड मतलब वल्नरेबल के लिए अर्हता प्राप्त करने के करीब, और लीस्ट कंसर्न मतलब सबसे कम जोखिम, जो व्यापक और प्रचुर हैं। और आखिर में डेटा डिफिशिएंट और नॉट इवैल्यूएटेड। हाँ, डेटा डिफिशिएंट मतलब मूल्यांकन करने के लिए अपर्याप्त डेटा, और नॉट इवैल्यूएटेड मतलब अभी तक मूल्यांकन नहीं किया गया है। अब IUCN प्रोटेक्टेड एरिया कैटेगरीज पर आते हैं। कैटेगरी 1 स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व और विल्डरनेस एरिया। यहाँ बायोडाइवर्सिटी स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड है। एक्सेस, मॉनिटरिंग और साइंटिफिक पर्पसेस के लिए ही होता है। विल्डरनेस एरियाज IB बड़े क्षेत्र हैं जो अपनी नेचुरल स्टेट में हैं और ह्यूमन कंट्रोल से मुक्त हैं। नेशनल पार्क? ये क्षेत्र इकोसिस्टम प्रोटेक्शन और रिक्रिएशन के लिए अलग रखे गए हैं। नेशनल पार्क्स को सख्ती से संरक्षित किया जाता है। ह्यूमन एक्टिविटीज को सावधानीपूर्वक रेगुलेट किया जाता है। नेचुरल मॉन्यूमेंट? ये वे क्षेत्र हैं जिनमें स्पेसिफिक नेचुरल फीचर्स जैसे वाटरफॉल्स या जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस होते हैं। फोकस इन फीचर्स को संरक्षित करने पर होता है। हैबिटेट स्पीशीज मैनेजमेंट एरिया? ये क्षेत्र एक्टिव इंटरवेंशंस के माध्यम से हैबिटेट्स या स्पेसिफिक स्पीशीज के संरक्षण के लिए प्रबंधित किए जाते हैं। प्रोटेक्टेड लैंडस्केप, सीस्केप?
इन क्षेत्रों का उद्देश्य बायोडायवर्सिटी और कल्चरल लैंडस्केप्स दोनों की रक्षा करना है। यह लोगों और प्रकृति के बीच इंटरैक्शन को बनाए रखने, नेचुरल रिसोर्सेज के संरक्षण को संतुलित करने पर केंद्रित है। और आखिर में कैटेगरी VI, प्रोटेक्टेड एरिया विद सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी का प्राथमिक उद्देश्य है, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज के सस्टेनेबल यूज की अनुमति है। लोकल कम्युनिटीज अक्सर इन क्षेत्रों के मैनेजमेंट में शामिल होती हैं। एक और पहल है नेशनल रेड लिस्ट असेसमेंट इनिशिएटिव। इससे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज यानी MoFFCC ने IUCN, बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ZSI के सहयोग से लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य भारत में प्लांट और एनिमल स्पीशीज के कॉन्जर्वेशन स्टेटस का व्यवस्थित रूप से आकलन करना और IUCN ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुरूप एक नेशनल लेवल रेड लिस्ट विकसित करना है। नेक्स्ट अप इज बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। यह दुनिया की सबसे बड़ी नेचर कॉन्जर्वेशन पार्टनरशिप है, जिसमें 120 नेचर कॉन्जर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस शामिल हैं। इसका मिशन क्या है? यह पक्षियों, उनके हैबिटेट्स और ग्लोबल बायोडायवर्सिटी के संरक्षण के लिए समर्पित है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है, IUCN की ओर से पक्षियों के लिए ऑफिशियल रेड लिस्ट अथॉरिटी के रूप में कार्य करता है। और ये इम्पोर्टेंट बर्ड एंड बायोडायवर्सिटी एरियाज यानी IBA भी आइडेंटिफाई करता है। जी, BIU उन साइट्स की पहचान करता है जिन्हें इम्पोर्टेंट बर्ड एंड बायोडायवर्सिटी एरियाज IBAs के रूप में जाना जाता है। भारत में 13,000 IBAs में से 554 साइट्स की पहचान की गई है। और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS UPSC 2014 में इसमें सवाल था। 1883 में स्थापित BNHS भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है। ये कंजर्वेशन एंड बायोडायवर्सिटी रिसर्च में लगा हुआ है। और इनका एक जर्नल भी है। हाँ, BNHS जर्नल ऑफ द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी प्रकाशित करता है और प्रसिद्ध ऑर्निथोलॉजिस्ट सलीम अली, जिन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, और S. डिलन रिपली इससे जुड़े थे। अब बात करते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर WWF की। 1961 में स्थापित ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मुख्यालय ग्लैन, स्विट्जरलैंड में है। इसका उद्देश्य ग्रह के नेचुरल एनवायरनमेंट के क्षरण को रोकना और एक ऐसे भविष्य का निर्माण करना है जिसमें मनुष्य प्रकृति के साथ सद्भाव में रहें। WWF की मुख्य इनिशिएटिव्स कौन सी हैं? इनिशिएटिव है और लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट WWF द्वारा हर 2 साल में प्रकाशित की जाने वाली ये रिपोर्ट है जो दुनिया की बायोडायवर्सिटी की स्थिति का आकलन करती है। और अर्थ आवर 2007 से WWF द्वारा आयोजित एक विश्वव्यापी आंदोलन। ये लोगों को मार्च के आखिरी शनिवार को रात 8:30 से 9:30 बजे तक 1 घंटे के लिए अपनी लाइट बंद करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो ग्रह के लिए एक प्रतीकात्मक आह्वान है। एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है डेट फॉर नेचर स्वैप। ये क्या है? ये एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है जिसमें एक देश के फॉरेन डेट का एक हिस्सा माफ कर दिया जाता है। बदले में देनदार देश एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्टिविटीज में निवेश करता है। और आखिर में इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन IWC। ये एक नॉन UN बॉडी है जिसे इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द रेगुलेशन ऑफ व्हेलिंग ICWR की शर्तों द्वारा स्थापित किया गया है। इसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम में है। इसका मिशन क्या है? इसका उद्देश्य व्हेल स्टॉक्स का उचित संरक्षण प्रदान करना और व्हेलिंग इंडस्ट्री के व्यवस्थित विकास को संभव बनाना है। और व्हेलिंग सैंक्चुरीज? यह इंडियन ओशन व्हेल सैंक्चुरी इन सेशल्स जैसे व्हेलिंग सैंक्चुरीज को डिजाइन करने का अधिकार रखता है। IWC में वे देश शामिल हो सकते हैं जो 1946 कन्वेंशन की पुष्टि करते हैं और भारत इसका सदस्य है। मॉरिटोरियम ऑन कमर्शियल व्हेलिंग का क्या मतलब है? IWC ने 1982 में कमर्शियल व्हेलिंग पर एक मॉरिटोरियम मतलब रोक लगाई थी, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च और एबोरिजिनल सबसिस्टेंस प्रोविजंस के तहत व्हेलिंग की अभी भी अनुमति है। और फ्लोरियानोपोलिस डिक्लेरेशन? हाँ, 2018 के फ्लोरियानोपोलिस डिक्लेरेशन ने कमर्शियल व्हेलिंग को फिर से शुरू करने के जापान के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इस अस्वीकृति के जवाब में जापान IWC से हट गया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये कानून फंडामेंटली करता क्या है? देखिए, ये कानून पूरे भारत में लागू होता है और इसे लागू करने की जिम्मेदारी वाइल्ड लाइफ वार्डन और उनके स्टाफ की होती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से जुड़ी हर इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करता है, जैसे कि जैसे हैबिटेट, हंटिंग, जू, सैंक्चुरी, नेशनल पार्क।
ये एक तरह से पूरी भाषा तय करता है जिस पर संरक्षण की इमारत खड़ी होती है। और ये सिर्फ डेफिनेशंस तक ही सीमित नहीं है ना? ये शिकार पर भी लगाम लगाता है। बिल्कुल, ये वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स के शिकार के लिए रेगुलेशन सेट करता है। साथ ही ये सैंक्चुअरीज और नेशनल पार्क्स की एस्टैब्लिशमेंट का रास्ता भी खोलता है। और दिलचस्प बात यह है कि इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को कोई अलग से लॉ पास करने की जरूरत नहीं। अच्छा। बस एक नोटिफिकेशन के जरिए किसी भी एरिया को सैंक्चुअरी या नेशनल पार्क डिक्लेयर किया जा सकता है। यानी प्रक्रिया को काफी तेज और फ्लेक्सिबल रखा गया है। जानवरों के अलावा क्या उनके अंगों के व्यापार पर भी ये कानून लागू होता है? हाँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कानून वाइल्ड एनिमल्स, एनिमल प्रोडक्ट्स और ट्रॉफीज के ट्रेड को भी रेगुलेट करता है। इसी वजह से हम देखते हैं कि टैक्सीडर्मी यानी जानवरों की खाल, सींग या दांतों को ट्रॉफी के तौर पर सहेजने की प्रथा इस कानून के तहत प्रतिबंधित है। हमारे सोर्सेज में सेंट्रल जू अथॉरिटी का भी जिक्र है। वो इसी कानून का हिस्सा है? जी, उसे 1991 के अमेंडमेंट के जरिए सेक्शन 38C के तहत जोड़ा गया था। इसका काम देश भर के जूज का मैनेजमेंट और स्टैंडर्डाइजेशन करना है। और अगर कोई नियमों को तोड़े तो कानून में जुडिशियल पेनल्टीज का भी प्रोविजन है। और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो राज्यों में चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती है और सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टर्स और असिस्टेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकती है। तो ये कानून समय के साथ काफी बदला है। सोर्सेज में 1982 से लेकर 2022 तक 8 बड़े अमेंडमेंट्स का जिक्र है। क्या इन संशोधनों में कोई पैटर्न या विकास की दिशा दिखाई देती है? बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल एक पैटर्न है। अगर हम मुख्य अमेंडमेंट्स को देखें तो 1982 का अमेंडमेंट प्रक्रिया को बेहतर बनाने पर था, जैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए जानवरों को कैप्चर करने और ट्रांसपोर्ट करने की इजाजत देना। फिर 2002 में नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ (NBW) जैसी एक पावरफुल एडवाइजरी बॉडी बनाई गई। और 2006 का अमेंडमेंट तो बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है। बेहद महत्वपूर्ण। 2006 में एनफोर्समेंट पर जोर बढ़ा। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी (NTCA) और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो (WCCB) जैसी 2 बड़ी संस्थाएं बनाई गई। अच्छा। ये दिखाता है कि अब फोकस सिर्फ नियम बनाने से हटकर उन्हें सख्ती से लागू करने पर आ गया था और 2013 में सजा को और कड़ा किया गया। तो ये यात्रा संरक्षण से प्रबंधन और सख्त प्रवर्तन की ओर गई है। बिल्कुल। और 2022 का अमेंडमेंट तो इसे एक कदम और आगे ले जाता है, जिस पर हम बाद में विस्तार से बात करेंगे। तो ये बहुत दिलचस्प है। तो चलिए इन संस्थाओं को समझते हैं जो इस कानून की रीढ़ हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ (NBWL) की। जैसे आपने अभी एक पावरफुल एडवाइजरी बॉडी कहा, ये इतनी पावरफुल क्यों है? इसकी शक्ति इसके कॉम्पोजिशन में ही छुपी है। इसके चेयरपर्सन खुद प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ओह। जब देश का प्राइम मिनिस्टर किसी बोर्ड की अध्यक्षता करे तो ये साफ संकेत है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को नेशनल लेवल पर हाईएस्ट प्रायोरिटी दी गई है। इसके वाइस चेयरपर्सन पर्यावरण मंत्री होते हैं। और इसका काम? इसका काम सिर्फ पॉलिसीज पर एडवाइस देना नहीं, बल्कि प्रोटेक्टेड एरियाज के पास होने वाली बड़ी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देने में भी इसकी बड़ी भूमिका है। एक मिनट, अगर सारे बड़े फैसले नेशनल बोर्ड को ही लेने हैं तो फिर एक स्टैंडिंग कमेटी ऑफ NBWL की क्या जरूरत पड़ गई? आपने सही नब्ज पकड़ी है। नेशनल बोर्ड की बैठकें रोज नहीं हो सकती है ना। हाँ, ये तो है। इसलिए दिन प्रतिदिन के और जरूरी मामलों, खासकर प्रोटेक्टेड एरियाज के 10 किलोमीटर के रेडियस में आने वाले प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करने का काम ये स्टैंडिंग कमेटी करती है, जिसकी अध्यक्षता पर्यावरण मंत्री करते हैं। तो ये एक तरह से काम को स्ट्रीमलाइन करने की व्यवस्था है। बिल्कुल, काम को तेज और सुचारू बनाने की व्यवस्था। लेकिन कई बार ये आरोप लगते हैं कि यही स्टैंडिंग कमेटी पर्यावरण की कीमत पर विकास परियोजनाओं को बहुत जल्दी मंजूरी दे देती है। तो इस सिस्टम में चेक्स एंड बैलेंसेस क्या हैं? ये एक जायज चिंता है। चेक एंड बैलेंस ये है कि स्टैंडिंग कमेटी के फैसलों की समीक्षा नेशनल बोर्ड कर सकता है और थ्योरेटिकली किसी भी फैसले को बदला जा सकता है। हालांकि व्यवहार में एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और डेवलपमेंट की जरूरतों के बीच संतुलन बनाना हमेशा एक बड़ी चुनौती रहती है। ठीक है, केंद्र के बाद अब राज्यों पर आते हैं। स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ (SBWL) की क्या भूमिका है? ये ठीक वही काम स्टेट लेवल पर करती है जो NBWL केंद्र में करती है। और इसकी कमान? इसकी कमान राज्य के चीफ मिनिस्टर के हाथ में होती है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में प्रोटेक्टेड एरियाज के मैनेजमेंट पर एडवाइस देना, पॉलिसीज फॉर्मुलेट करना और लॉ में होने वाले शेड्यूल्ड अमेंडमेंट्स को रिव्यू करना है। इसके बाद है सेंट्रल जू अथॉरिटी (CZA), जिसका जिक्र पहले भी आया था। हाँ, CZ का काम ये सुनिश्चित करना है कि भारत के जूज जानवरों के लिए कैदखाना ना बने, बल्कि कंजर्वेशन और एजुकेशन के केंद्र बने।
और इसकी अध्यक्षता? इसकी अध्यक्षता भी एनवायरनमेंट मिनिस्टर करते हैं। ये जूस के लिए गाइडलाइंस तय करती है और एनिमल्स के ट्रांसफर्स को भी रेगुलेट करती है। अब आते हैं उस संस्था पर जिसका नाम सुनते ही बाघों की तस्वीर सामने आती है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। एनटीसीए? बिल्कुल। 2006 में बनी ये संस्था टाइगर कंजर्वेशन के लिए भारत की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। इसके चेयरपर्सन यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर होते हैं। और इसका मुख्य काम टाइगर रिजर्व्स की घोषणा के लिए रिकमेंडेशंस देना और देश के 50 से ज्यादा टाइगर रिजर्व्स का प्रबंधन करना है। ये सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी नहीं, इसके पास काफी एग्जीक्यूटिव पावर्स भी हैं। और आखिर में इस तंत्र की एनफोर्समेंट आर्म वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो WCCB, ये क्या काम करती है? WCCB को आप वाइल्ड लाइफ क्राइम्स के लिए देश की CBI समझ सकते हैं। 2006 के अमेंडमेंट से बनी ये संस्था ऑर्गेनाइज्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम से लड़ती है। इसका हेडक्वार्टर्स नई दिल्ली में है। जी, और इसका काम है इंटेलिजेंस कलेक्ट करना, स्टेट्स की मदद करना, एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बनाना और गवर्नमेंट को एडवाइस देना। तो हमने कानून और उसके तहत बनी संस्थाओं को समझा। अब ये जानते हैं कि जमीन पर शक्तियों का डिलिनिएशन कैसे होता है। जैसे किसी प्रोटेक्टेड एरिया में क्या किया जा सकता है और क्या नहीं, इसका फैसला कौन लेता है? इसका अंतिम अधिकार राज्य के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के पास होता है। उनकी अनुमति के बिना किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है। यहाँ तक कि अगर किसी वाइल्ड एनिमल की हंटिंग भी करनी पड़े तो उसकी अनुमति भी सिर्फ चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ही दे सकते हैं। लेकिन वो भी कुछ खास स्थितियों में ही है ना? हाँ, केवल 2 स्थितियों में। वो 2 स्थितियां क्या हैं? पहली, अगर वो एनिमल मानव जीवन के लिए खतरा बन गया हो, और दूसरी, अगर वो एनिमल इतना डिसेबल या बीमार हो कि रिकवर ना हो सके। इसके अलावा किसी भी स्थिति में हंटिंग की इजाजत नहीं है। और नेशनल पार्क्स या सैंक्चुरीज की बाउंड्रीज को बदलने की प्रक्रिया क्या है? क्या ये आसान है? बिल्कुल नहीं। इनकी नोटिफिकेशन तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स कर सकती हैं, लेकिन एक बार घोषित होने के बाद इनकी बाउंड्रीज में कोई भी बदलाव सिर्फ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ NBWL के अप्रूवल और स्टेट की परमिशन से ही हो सकता है। मतलब प्रक्रिया को जानबूझकर मुश्किल बनाया गया है। हाँ, ताकि प्रोटेक्टेड एरिया से कोई छेड़छाड़ ना हो। अब आते हैं 2022 के अमेंडमेंट पर, और ये वाकई में दिलचस्प है क्योंकि ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ अपने जंगलों के बारे में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कंजर्वेशन एफर्ट्स के साथ कदम मिलाकर चल रहा है। सही कहा मैंने? आपने बिल्कुल सही समझा। 2022 का अमेंडमेंट एक बड़ा मील का पत्थर है। इसका सबसे बड़ा बदलाव है शेड्यूल्स का पुनर्गठन। पहले 6 थे, अब 4 हैं। जी, वर्मिन यानी वो जानवर जिन्हें मारा जा सकता था, उसका स्केड्यूल हटा दिया गया है। और एक नया स्केड्यूल जोड़ा गया है जो साइट से जुड़ा है। ये साइट्स बार बार आ रहा है। आसान भाषा में ये है क्या? साइट्स को आप वन्यजीवों और पौधों के ट्रेड के लिए एक तरह का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन समझ सकते हैं। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो सुनिश्चित करता है कि जंगली जानवरों और पौधों की खरीद फरोख्त से उनका अस्तित्व खतरे में ना पड़ जाए। तो जब भारत अपने कानून में साइट्स को शामिल करता है तो वो अपने नियमों को इस ग्लोबल सिस्टम से जोड़ रहा है। एग्जैक्टली। तो ये जो नए 4 स्केड्यूल्स हैं वे अब कैसे दिखते हैं? अब स्ट्रक्चर बहुत साफ है। शेड्यूल 1 में वो एनिमल स्पीशीज हैं जिन्हें हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन मिली है, जैसे बाघ। ठीक है। शेड्यूल 2 में भी एनिमल स्पीशीज हैं, लेकिन जिन्हें लेसर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन की जरूरत है। शेड्यूल 3 प्रोटेक्टेड प्लांट स्पीशीज के लिए है, और शेड्यूल 4 जो नया है वो साइट्स में लिस्टेड स्पेसिमेंस के लिए है। किसी फॉरेन स्पीशीज के इंपोर्ट, ट्रेड या पोजेशन पर रोक लगाने का अधिकार है जो हमारी लोकल बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और दिलचस्प प्रोविजन है सरेंडर ऑफ कैप्टिव एनिमल्स का। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई कैप्टिव एनिमल या एनिमल प्रोडक्ट है तो वो स्वेच्छा से उसे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को सरेंडर कर सकता है, बिना किसी कानूनी कार्रवाई के डर के। जी, लेकिन इसके लिए उसे कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा। ये वॉलंटरी सरेंडर है। कंजर्वेशन रिजर्व्स को लेकर भी सेंट्रल गवर्नमेंट की शक्ति बढ़ाई गई है। जी, पहले सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट्स ही नेशनल पार्क्स और सैंक्चुरीज से सटे एरियाज को कंजर्वेशन रिजर्व्स डिक्लेयर कर सकती थी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी ऐसा कर सकती है। मकसद वही बफर जोन बनाना है। बिल्कुल। और साथ ही चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की जिम्मेदारियां भी बढ़ाई गई हैं। अब राज्य की सभी सैंक्चुरीज का कंट्रोल, मैनेजमेंट और मेंटेनेंस सीधे उनके अंडर होगा। और स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के तहत एक स्टैंडिंग कमेटी बनाने का भी प्रावधान है। हाँ, ये भी काम में तेजी लाने के लिए है, ठीक वैसे ही जैसे केंद्र में नेशनल बोर्ड के साथ एक स्टैंडिंग कमेटी है। 2022 के संशोधन में और भी कई खास बातें हैं, जैसे कैप्टिव एलिफेंट मैनेजमेंट।
इस पर काफी बहस भी हुई थी। हाँ, क्योंकि ये एक संवेदनशील मुद्दा है। ये संशोधन सेंट्रल गवर्नमेंट को रिलीजियस या किसी अन्य पर्पस के लिए बंदी हाथियों के ट्रांसफर या ट्रांसपोर्ट की अनुमति देने का अधिकार देता है। लेकिन हाथी तो शेड्यूल आए एनिमल है। जी, और इसीलिए ये एक तरह की छूट है और इसके संभावित दुरुपयोग को लेकर चिंताएं जताई गई हैं। संशोधन में साइट्स को लागू करने के लिए 2 नई अथॉरिटीज की बात भी की गई है, मैनेजमेंट अथॉरिटी और साइंटिफिक अथॉरिटी। इनका क्या काम होगा? मैनेजमेंट अथॉरिटी साइट्स में शामिल स्पेसिमेंस के एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के लिए परमिट जारी करेगी। वहीं साइंटिफिक अथॉरिटी इस बात पर एडवाइस देगी कि किसी स्पेसिमेन के ट्रेड का उसके सर्वाइवल पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये सस्टेनेबल ट्रेड सुनिश्चित करने के लिए है। बिल्कुल, ये फ्लोरा एंड फौना का सस्टेनेबल एक्सप्लॉयटेशन सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। और जिनके पास पहले से ऐसी साइट्स लिस्टेड स्पेसिमेंस हैं, उनके लिए भी नियम है? हाँ, ऐसे हर व्यक्ति को मैनेजमेंट अथॉरिटी से एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना होगा। ट्रेड करने वालों को हर ट्रांजैक्शन की डिटेल्स रिपोर्ट करनी होंगी। और जानवरों पे लगे आइडेंटिफिकेशन मार्क से छेड़छाड़? वो भी प्रतिबंधित है। संक्षेप में, ये पूरे सिस्टम को ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बना रहा है। और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए पेनल्टीज में भी बढ़ोतरी की गई है। हाँ, जनरल वायलेशंस के लिए मैक्सिमम फाइन 25,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। और स्पेशली प्रोटेक्टेड एनिमल्स के लिए स्पेशली प्रोटेक्टेड एनिमल्स से संबंधित वायलेशंस के लिए मिनिमम फाइन 10,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है। अब जरा वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो WCCB के काम को और विस्तार से समझते हैं। आपने इसे वन्यजीव अपराध की CBI कहा था। ये जमीन पर काम कैसे करता है? WCCB 2007 में बना और ये भारत में साइट्स को लागू करने वाली नोडल एजेंसी है। इसका काम सिर्फ दिल्ली में बैठकर नीतियां बनाना नहीं है। इसके 5 रीजनल ऑफिसेज और 5 बॉर्डर यूनिट्स हैं जो पूरे देश में फैले हैं। ये इकाइयां तस्करी के हॉटस्पॉट्स पर नजर रखती हैं। मतलब ऑन ग्राउंड प्रेजेंस है। बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। WCCB के काम का एक बेहतरीन उदाहरण है मंगूज हेयर के इलीगल ट्रेड पर चलाया गया पैन इंडिया ऑपरेशन। इसके अलावा इंटेलिजेंस गैदरिंग और डेटाबेस बनाने जैसे काम तो हैं ही। जी, ये वाइल्ड लाइफ क्राइम से संबंधित इंटेलिजेंस को कलेक्ट और कोलेट करता है, एक कॉम्प्रहेंसिव डेटाबेस मेंटेन करता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोऑर्डिनेट करता है और स्टेट्स की कैपेसिटी बिल्डिंग में भी मदद करता है। और वो जागरूकता अभियान? हाँ, UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम के सहयोग से नॉट ऑल एनिमल्स माइग्रेट बाय चॉइस जैसा अवेयरनेस कैंपेन भी लॉन्च किया। तो हमने देखा कि कैसे जानवरों को उनके हैबिटेट में और अपराध से बचाया जाता है, लेकिन उन जानवरों का क्या जो कैद में हैं या जिनका व्यापार होता है? यहाँ एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया AWBI की क्या भूमिका है? AWBI का दायरा थोड़ा अलग है। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नहीं, बल्कि प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 के तहत बना है। अच्छा, तो एक अलग कानून है। जी, इसका मुख्य काम एनिमल वेलफेयर सुनिश्चित करना है, चाहे वो पालतू जानवर हों या मनोरंजन या रिसर्च में इस्तेमाल होने वाले जानवर। ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंतर्गत आता है और इसका हेडक्वार्टर्स हरियाणा के बल्लभगढ़ में है। तो ये सीधे तौर पर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से नहीं, बल्कि जानवरों के प्रति क्रूरता रोकने से जुड़ा है। सही कहा, ये एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस AWOs की देखरेख करता है और उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देता है। एक और कानून है, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992। इसका वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से क्या लेना देना है? इसका सीधा संबंध है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसी एक्ट का इस्तेमाल वाइल्ड लाइफ स्पेसिमेंस और उनके प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को रेगुलेट करने के लिए करती है। एक्सम पॉलिसी के तहत? जी, एक्सम पॉलिसी के तहत वाइल्ड एनिमल्स और उनके पार्ट्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT से लाइसेंसिंग के अधीन है। इसमें कुछ खास प्रतिबंध भी हैं? हाँ, जैसे साइट्स की तारन अफ्रीकन आइवरी का कमर्शियल इंपोर्ट पूरी तरह से प्रतिबंधित है। दूसरे वाइल्ड लाइफ डेरिवेटिव्स के इंपोर्ट के लिए भी DGFT से प्रायर परमिशन की आवश्यकता होती है। और अगर कोई पेट के तौर पर वाइल्ड एनिमल लाना चाहे तो उसे भी साइट्स प्रोविजंस का पालन करना होगा। तो हमने देखा कि कैसे कानून अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अपराध नियंत्रण के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार करता है। लेकिन इस सब का जमीन पर क्या असर हुआ? चलिए, भारत की सबसे बड़ी कंजर्वेशन सक्सेस स्टोरी टाइगर कंजर्वेशन के जरिए इस ढांचे की असली परीक्षा देखते हैं। बिल्कुल, टाइगर यानी पैंथेरा टिग्रिस IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड है। दुनिया में इसकी 8 सब स्पीशीज थीं, जिनमें से 3 कैस्पियन, बाली और जावन एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। भारत में पाया जाने वाला बंगाल टाइगर आज भी दुनिया में बाघों की सबसे बड़ी आबादी है। और इसी आबादी को बचाने के लिए हमारे पास एक डेडिकेटेड बॉडी है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA। हमने इसकी गठन के बारे में बात की, लेकिन ये काम कैसे करती है? NTCA की सबसे बड़ी शक्ति ये है कि टाइगर रिजर्व की बाउंड्रीज में कोई भी ऑल्टरेशन इसकी और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के अप्रूवल के बिना नहीं हो सकता। अच्छा,
यहाँ तक कि अगर किसी टाइगर रिजर्व को डी नोटिफाई करना हो तो भी स्टेट गवर्नमेंट ऐसा तभी कर सकती है जब एनटीसीए इसकी सिफारिश करे। ये बाघों के घर को एक अभेद्य किला बना देता है। और इस किले की नींव रखी थी प्रोजेक्ट टाइगर ने। हाँ, 1973 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से लॉन्च हुआ ये प्रोजेक्ट भारत के कॉन्जर्वेशन हिस्ट्री में एक मील का पत्थर है। इसका उद्देश्य हैबिटेट रिस्टोरेशन, पोचिंग को कम्बैट करना और ज़रूरत पड़ने पर विलेजर्स का रीलोकेशन करके टाइगर्स के लिए एक वायबल पॉपुलेशन सुनिश्चित करना है। इसी प्रोजेक्ट में कोर एंड बफर जोन्स का कॉन्सेप्ट भी अपनाया गया। ये क्या है? इसे आप एक किले और उसके आसपास के गांव की तरह समझ सकते हैं। कोर जोन्स किले का सबसे भीतरी हिस्सा है जहां ह्यूमन एक्टिविटीज से पूरी तरह से मुक्त रखा जाता है। नो डिस्टर्बेंस जोन। एग्जैक्टली। और बफर जोन्स उसके चारों ओर का इलाका है जहां इंसान और जानवर कॉन्जर्वेशन ओरिएंटेड लैंड यूज के साथ कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2006 इन बफर एरियाज में रहने वाले वन निवासियों के अधिकारों को भी मान्यता देता है। एक और शब्द आता है क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। ये कोर जोन से कैसे अलग है? ये एक कानूनी परिभाषा है जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006 के तहत आई। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 38(वी) के अनुसार ये टाइगर्स की सस्टेनेबल पॉपुलेशन और देयर प्रे एनिमल्स के लिए डीमार्केटेड एरिया है। 2006 के अमेंडमेंट के बाद यही क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट टाइगर रिजर्व का कोर एरिया बन गया है। तो इन सब कोशिशों का नतीजा क्या रहा? टाइगर सेंसस 2023 के आंकड़ा क्या कहते हैं? आंकड़े शानदार हैं। अप्रैल 2023 में पीएम मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर इसे रिलीज किया। इंडिया में टाइगर्स की पॉपुलेशन 3682 है। सिर्फ पिछले 4 सालों में ही 715 टाइगर्स की वृद्धि हुई है। ऊंट 2967 से 3682 तक। ये एक बहुत बड़ी सफलता है। बिल्कुल। और ग्लोबल शेयर के मामले में भारत की क्या स्थिति है? आज ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन का 75% से ज्यादा हिस्सा भारत में है और हमारी ग्रोथ रेट 6% एनुअली है। और टॉप स्टेट्स? सबसे ज्यादा टाइगर्स वाले राज्य हैं मध्य प्रदेश, कर्नाटका और उत्तराखंड। अब देश में कुल 58 टाइगर रिजर्व्स हो गए हैं। सोर्स में टाइगर पॉपुलेशन सोर्स नाम का एक ग्राफ भी है जो इस वृद्धि को साफ दिखाता है। 2006 में हम 1411 पर थे और 2022 में 3682 पर। ये वाकई एक अविश्वसनीय यात्रा है। हाँ, ये एक स्टेडी इंक्रीज है। लेकिन बाघ सिर्फ एक जंगल में तो नहीं रहते, उन्हें घूमने के लिए जगह चाहिए। यहाँ टाइगर कॉरिडोर्स की क्या भूमिका है? टाइगर कॉरिडोर्स बाघों के लिए हाईवे की तरह हैं। ये एक जंगल को दूसरे से जोड़ते हैं जिससे बाघ आइसोलेटेड नहीं पड़ते और उनका जेनेटिक डाइवर्सिटी बना रहता है। एनटीसीए और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मिलकर देश भर में ऐसे 32 प्रमुख कॉरिडोर्स की पहचान की है जिन्हें सुरक्षित रखना अब कानूनी तौर पर अनिवार्य है। बाघों की गिनती और उन पर नजर रखने का काम भी अब काफी हाईटेक हो गया है। ये एम स्ट्राइप्स क्या है? एम स्ट्राइप्स का फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। इसे 2010 में एनटीसीए और डब्ल्यूआईआई ने लॉन्च किया था। ये एक सॉफ्टवेयर बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है। ये काम कैसे करता है? इसमें फॉरेस्ट गार्ड्स पेट्रोलिंग के दौरान जीपीएस का उपयोग करते हैं। वे बाघों के पग मार्क्स, उनकी एक्टिविटीज और किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी की जियो टैग्ड रिकॉर्ड्स और डेटा रियल टाइम में एक सेंट्रल जीआईएस डेटाबेस पर अपलोड करते हैं। तो इससे रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है? हाँ, और इससे ये भी पता चलता है कि पेट्रोलिंग ठीक से हो रही है या नहीं। ये टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल है। और अब भारत इस सफलता को ग्लोबल स्टेज पर ले जा रहा है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के जरिए। बिल्कुल, ये इंडिया की एक पहल है जिसका मकसद दुनिया की 7 सिग्निफिकेंट बिग कैट्स टाइगर्स, लायंस, स्नो लेपर्ड्स, जैगवार्स, प्यूमास और चीतास को सेफगार्ड और कंजर्व करना है। इसमें 97 रेंज कंट्रीज शामिल हो सकते हैं। जी, प्रोजेक्ट टाइगर की 50th एनिवर्सरी पर इसे लॉन्च किया गया और इसके साथ ही अगले 25 सालों के लिए अमृतकाल का टाइगर विजन डॉक्यूमेंट भी अनाउंस किया गया। शुरुआत करते हैं गोस्ट ऑफ द माउंटेन्स यानी स्नो लेपर्ड से। सोर्सेस के अनुसार इसका हैबिटेट काफी विशाल है। 12 माउंटेनस एशियन कंट्रीज में फैला हुआ है। हाँ, इसमें अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, इंडिया से लेकर रशिया और उज्बेकिस्तान तक शामिल हैं। इतना विशाल एरिया, पर इसके बावजूद इसकी पॉपुलेशन काफी कम है ना? बिल्कुल, इसीलिए IUCN रेड लिस्ट में स्नो लेपर्ड को वल्नरेबल यानी VU कैटेगरी में रखा गया है। और ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल भी है। ओह राइट, ये इसके कल्चरल और इकोलॉजिकल महत्व को दर्शाता है। जी। सोर्स में दिए गए मैप में एक बहुत ही स्ट्राइकिंग फिगर है।
ये कहता है कि 60% स्नो लेपर्ड्स हाँ, सिर्फ लद्दाख में। सिर्फ लद्दाख में पाए जाते हैं और पूरे इंडिया में इनकी अप्रॉक्सीमेट पॉपुलेशन 700 के आसपास है। तो आप सोचिए इतने बड़े लैंडस्केप में इतनी छोटी पॉपुलेशन कंजर्वेशन को कितना चैलेंजिंग बना देता है। एग्जैक्टली इसके लिए इनके प्रे बेस को समझना भी जरूरी है। सोर्सेज मेंशन करते हैं कि इनका प्राइमरी प्रे भारल, जिसे ब्लू शीप भी कहते हैं, इबेक्स, उरियल और आर्गाली हैं। तो मतलब अगर प्रे बेस स्वस्थ है तो प्रेडेटर भी स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल, इसलिए कंजर्वेशन सिर्फ स्नो लेपर्ड का नहीं, उसके पूरे इकोसिस्टम का होता है। इसी इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच को ध्यान में रखते हुए ही शायद प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड लॉन्च किया गया था 2009 में। हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ स्नो लेपर्ड को बचाना नहीं, बल्कि हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ और उनके पूरे हैबिटेट को कंजर्व करना था। ये एक लैंडस्केप लेवल कंजर्वेशन का बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, इस प्रोजेक्ट के तहत 3 क्रिटिकल लैंडस्केप्स को आइडेंटिफाई किया गया है। हिमिस, स्पीति इन लद्दाख एंड एचपी, नंदा देवी गंगोत्री इन उत्तराखंड और खानचिनजोंगा तावांग इन सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। और ये इकोसिस्टम सिर्फ स्नो लेपर्ड ही नहीं, रेड पांडा और कई ऑन्गुलेट्स जैसे अन्य एंडेंजर्ड स्पीशीज का भी घर है। करेक्ट। तो एक फ्लैगशिप स्पीशीज को बचाकर आप पूरे परिवेश को बचा रहे हैं। ये तो हुई इंडिया की बात, लेकिन ये एक ट्रांस बाउंड्री स्पीशीज है, तो क्या इसके लिए कोई ग्लोबल इनिशिएटिव भी है? जी हाँ, और वो है GSLEP, यानी ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम। ये 12 स्नो लेपर्ड रेंज कंट्रीज का एक अलायंस है। अच्छा, GSLEP का फोकस हाई माउंटेन डेवलपमेंट से जुड़े इश्यूज जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, क्लाइमेट चेंज, इन सब को एड्रेस करना है, जिसमें स्नो लेपर्ड को एक कैरिस्मेटिक फ्लैगशिप स्पीशीज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसका एक बड़ा लक्ष्य था सिक्योर 20/20, है ना? हाँ, यानी साल 2020 तक स्नो लेपर्ड के 20 लैंडस्केप्स को सुरक्षित करना। ओके, सो हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। 70 साल के एक्सटिंक्शन के बाद चीतास की इंडिया में वापसी। हाँ, ये अपने आप में एक कहानी है। सोर्स बताता है कि नमीबिया से 8 चीतास को कूनो-पालपुर नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में लाया गया, बाद में और भी लाए गए। सिर्फ एक जानवर को वापस लाने से क्या पूरा इकोसिस्टम बदल जाता है? What's the big idea here? द बिग आइडिया इज इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन। ये घटना इसलिए भी खास है क्योंकि ये दुनिया का पहला इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज कार्निवोर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट है। पहला इंटरकॉन्टिनेंटल। वाओ जी। जी। और कूनो पालपुर नेशनल पार्क की एक विशेषता है कि ये अनफेंस्ड है। यहाँ साउथ अफ्रीका के फोर्ट्रेस कंजर्वेशन मॉडल को नहीं अपनाया गया है, फोर्ट्रेस कंजर्वेशन मॉडल। जिसमें जंगल को इंसानों से बिल्कुल अलग एक किले की तरह बंद कर दिया जाता है। यहाँ कोएग्जिस्टेंस यानी इंसान और जानवर के साथ मिलकर जीने पर जोर है। तो इन चीतास का आखिर रोल क्या होगा? क्या ये सिर्फ एक सिंबॉलिक जेस्चर है? बिल्कुल नहीं। सोर्सेस के मुताबिक चीतों के आने से ओपन फॉरेस्ट और ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स को रिस्टोर करने में मदद मिलेगी। अच्छा, टॉप प्रेडेटर का रोल निभाएंगे। करेक्ट, जिससे हर्बीवोर पॉपुलेशन कंट्रोल में रहेगी और घास के मैदानों का स्वास्थ्य बेहतर होगा। इंटरेस्टिंग। इसकी मॉनिटरिंग के लिए सरकार ने एक टास्क फोर्स भी गठित की है। और चीतास के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं, जैसे कि वो क्रिपस्कुलर हंटर्स हैं, मतलब सुबह सुबह और शाम ढलते ही शिकार करते हैं, और उनका जेस्टेशन पीरियड 92 से 95 दिन का होता है। सोर्सेज में अफ्रीकन और एशियाटिक चीता के बीच एक कंपैरिजन भी दिया गया है। IUCN स्टेटस में इतना बड़ा फर्क क्यों है? अफ्रीकन वल्नरेबल है जबकि एशियाटिक क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ये बहुत जरूरी सवाल है। फर्क बहुत बड़ा है। IUCN स्टेटस, जैसा आपने कहा, अफ्रीकन चीता वल्नरेबल है, लेकिन एशियाटिक चीता क्रिटिकली एंडेंजर्ड। दोनों साइट्स के अपेंडिक्स आई में है। हाँ, दोनों। इंटरनेशनल ट्रेड पर सख्त पाबंदी है, लेकिन पॉपुलेशन में सबसे बड़ा अंतर है। अफ्रीका में अभी भी 6500 से 7000 चीताज हैं, ओके। जबकि एशियाटिक चीता सिर्फ ईरान में बचे हैं और उनकी गिनती सिर्फ 40 से 50 है। सिर्फ 40-50? इतनी छोटी पॉपुलेशन? हाँ, जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। फिजिकल डिफरेंसेस भी हैं। अफ्रीकन चीता थोड़ा बड़ा होता है, एशियाटिक छोटा और रंग में हल्का होता है। हाँ, और सोर्सेज ये भी कहते हैं कि एशियाटिक चीता की आंखें आमतौर पर लाल होती हैं। हाँ, रेड, और हैबिटेट भी एक अफ्रीका में है, जबकि एशियाटिक चीता का हिस्टोरिकल रेंज एज पर सोर्सेज छत्तीसगढ़ के साल फॉरेस्ट के पास भी था। तो पहाड़ों के लैंडस्केप कंजर्वेशन से लेकर ग्रासलैंड्स में एक प्रजाति को रीइंट्रोड्यूस करने तक हमने 2 अलग अप्रोच देखे। लेकिन क्या अप्रोच काम करती है जब एक प्रजाति सिर्फ एक ही छोटे से इलाके में सिमट कर रह गई हो, जैसे गुजरात के गिर नेशनल पार्क के एशियाटिक लायंस? ये एक बिल्कुल अलग चैलेंज है। एशियाटिक लायन, जो सिर्फ इंडिया तक ही सीमित हैं, एक कंजर्वेशन सक्सेस स्टोरी माने जाते हैं। राइट। इनके स्टेटस की बात करें तो IUCN रेड लिस्ट में अब ये वल्नरेबल हैं। पहले ये एंडेंजर्ड आते थे, तो ये एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है। और साइट्स अपेंडिक्स 1 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल I में भी हैं। जी, अफ्रीकन शेर की तुलना में इनका मेन छोटा होता है और बॉडी साइज भी थोड़ा कम होता है। इस सक्सेस के पीछे प्रोजेक्ट लायन का हाथ है। इसका अप्रोच क्या है? जी, प्रोजेक्ट लायन गिर लैंडस्केप में एक लैंडस्केप इकोलॉजी बेस्ड कंजर्वेशन प्रोग्राम है। यहाँ फोकस सिर्फ नेशनल पार्क की बाउंड्रीज के अंदर नहीं है, बल्कि पूरे लैंडस्केप पर है। हाँ, जहाँ शेर घूमते हैं। इसका उद्देश्य है हैबिटेट को सुरक्षित करना, पॉपुलेशन मैनेज करना और सबसे जरूरी, स्थानीय लोगों को इसमें शामिल करना। जैसे मालधारी कम्युनिटी। करेक्ट, और उनके लिए लाइवलीहुड जनरेशन को बढ़ाना।
सोर्सेज में एशियाटिक लायन सेंसस 2025 के कुछ की हाइलाइट्स भी हैं और ये आंकड़े काफी हैरान करने वाले हैं। हाँ, इसमें काफ़ी पॉजिटिव ट्रेंड्स हैं, लेकिन हर सक्सेस अपने साथ नई चुनौतियां लाती है। जैसे पॉपुलेशन सर्ज, शेरों की संख्या 2020 में 674 से बढ़कर 2025 में 891 हो गई। ये 32% की जबरदस्त वृद्धि है। 32%, दैट्स ह्यूज। और अडल्ट फीमेल्स की संख्या में भी 27% की बढ़ोतरी हुई है। जो स्ट्रॉन्ग ब्रीडिंग सक्सेस को दर्शाता है। हाँ, लेकिन यही नई चुनौती है, रेंज एक्सपेंशन। पहली बार शेर प्रोटेक्टेड एरियाज के बाहर भी रिकॉर्ड किए गए। मतलब अब वो इंसानी बस्तियों के करीब आ रहे हैं। और सैटेलाइट पॉपुलेशंस भी स्थापित हुई हैं। जी, 9 नए रीजन्स में, जैसे बारदा WLS और आसपास के कॉरिडोर्स में। इन जोन्स में अब 497 शेर रहते हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है। लेकिन जब शेर प्रोटेक्टेड एरियाज के बाहर जा रहे हैं तो क्या इससे इंसानों से उनका टकराव बढ़ने का खतरा नहीं है? बिल्कुल, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। इसीलिए प्रोजेक्ट लाइन में लोकल कम्युनिटीज को शामिल करना इतना जरूरी है। अब कंजर्वेशन का फोकस फोर्ट्रेस से हटकर को एग्जिस्टेंस पर शिफ्ट हो रहा है। जहां इंसान और शेर एक ही लैंडस्केप में साथ रहना सीखें। हाँ, ये आने वाले समय की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। तो अब हम एक और जॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जिनका लैंडस्केप तो बहुत बड़ा है पर कॉन्फ्लिक्ट भी उतना ही ज्यादा। चलिए अब हाथियों के कंजर्वेशन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले उनकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है? हाथी इंडिया का नेशनल हेरिटेज एनिमल है। ये एक कीस्टोन स्पीशीज है। मतलब वो उस एक पत्थर की तरह हैं जिसके हटने से पूरी मेहराब गिर जाती है। वाह। इनके एनवायरनमेंट पर अम्ब्रेला इफेक्ट होता है, यानी इनके कंजर्वेशन से पूरा इकोसिस्टम अपने आप प्रोटेक्ट हो जाता है। उन्हें लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स, सीड डिस्पर्सर्स, यहाँ तक कि वाटर प्रोवाइडर्स भी माना जाता है। वाटर प्रोवाइडर्स कैसे? गर्मी में वो जमीन खोदकर पानी निकालते हैं, जिसका इस्तेमाल दूसरे जानवर भी करते हैं। अमेजिंग। सोर्सेज में एशियन और अलग-अलग अफ्रीकन एलिफेंट्स के बीच भी तुलना की गई है। इनमें मुख्य अंतर क्या है? ये जानना बहुत जरूरी है। मुख्य अंतर टस्क्स में है। एशियन मेल्स में ही बड़े टस्क्स होते हैं। फीमेल्स में न के बराबर। हाँ, जबकि अफ्रीकन एलिफेंट्स में दोनों मेल और फीमेल में बड़े ज्यादा कर्व्ड टस्क होते हैं। दोनों ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल आई में हैं। और अफ्रीकन एलिफेंट्स के भी टाइप्स है? जी, अब ये पता चला है कि अफ्रीकन हाथी एक नहीं, 2 अलग-अलग स्पीशीज हैं। एक है अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट, जिसका IUCN स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। करेक्ट, और दूसरा है अफ्रीकन सवाना एलिफेंट, जिसका स्टेटस एंडेंजर्ड है। हाँ, हाथियों के संदर्भ में एक टर्म बार-बार आता है, एलिफेंट कॉरिडोर। इसका क्या मतलब है और ये इतना जरूरी क्यों है? ये असल में हाथियों के लिए हाईवेज हैं। ये जमीन के पतले लीनियर स्ट्रिप्स होते हैं जो 2 बड़े जंगलों को जोड़ते हैं। ओके, हाथी इन्हीं कॉरिडोर्स का इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इन कॉरिडोर्स का ब्लॉक हो जाना ही ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा कारण है। इसी कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस करने के लिए शायद प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 शुरू किया गया था। हाँ, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसका मुख्य फोकस ही ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस करना और उनके नेचुरल हैबिटेट्स और कॉरिडोर्स को प्रोटेक्ट करना है। और भी कुछ अदर इनिशिएटिव्स हैं। जैसे हाथी मेरे साथी, वो एक अवेयरनेस कैंपेन है, लेकिन एक बहुत ही इनोवेटिव है, REHAB। रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बीज। जी, इसमें खेत और गांवों के चारों तरफ मधुमक्खियों के बक्से एक तार से बांध दिए जाते हैं। जब हाथी तार से टकराता है, मधुमक्खियां बाहर आ जाती हैं और हाथी उनकी आवाज से डरकर वापस चले जाते हैं। दैट इज ब्रिलियंट। इसके अलावा एशियन एलिफेंट अलायंस है, 5 NGOs का कोलिशन, और IUCN एशियन एलिफेंट स्पेशलिस्ट ग्रुप भी है जो साइंटिफिक एविडेंस प्रोवाइड करता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बॉक्स आइटम है, PW+, व्हेन हॉर्मोन्स रूल द जायंट। हम अक्सर हाथियों को शांत समझते हैं। यह मस्त की अवस्था के बारे में है और आम इंसान के लिए ये जानना बहुत जरूरी है। इस दौरान एक मेल एलिफेंट का टेस्टोस्टेरोन लेवल 60 गुना तक बढ़ जाता है। 60 टाइम्स? हाँ, उससे वो एक शांत जीव से बेहद अग्रेसिव हो जाता है। ज्यादातर ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट्स इसी फेज में होते हैं। ये उनका बिहेवियर नहीं, उनकी बायोलॉजी है। हाँ। अगर आपको हमारी इनिशिएटिव पसंद आ रहा हो तो हमें सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। साथ ही इस वीडियो को अपने टेलीग्राम स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं एक और शक्तिशाली जीव पर, ग्रेट वन हॉर्न्ड राइनो। इनका शिकार इनके हॉर्न्स के लिए होता है। हाँ, जिसके बारे में ये गलतफहमी है कि उसमें दवाई की गुण होते हैं, जबकि वो सिर्फ केराटिन से बना होता है, वही मटेरियल जिससे हमारे बाल और नाखून बनते हैं। राइट। दुनिया भर में कई राइनो स्पीशीज हैं। जी। व्हाइट राइनो और ब्लैक राइनो दोनों अफ्रीका में पाए जाते हैं। जावन राइनो और सुमात्रन राइनो दोनों क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। और सुमात्रन राइनो की तो हालत सबसे खराब है, शायद 30 से 80 ही बचे हैं। हाँ, और फिर आता है हमारा ग्रेट वन हॉर्न्ड राइनो। ये सबसे बड़ा राइनो स्पीशीज है और इसका स्टेटस वल्नरेबल है, जो कि एक कंजर्वेशन सक्सेस है। तो चलिए इंडियाज ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसेरस पर फोकस करते हैं। इनके बारे में क्या खास है? इनका घर है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल सवानास। डिस्ट्रीब्यूशन अब इंडिया, भूटान और नेपाल के तराई ग्रासलैंड्स तक ही सीमित रह गई है। पॉपुलेशंस मुख्य रूप से काजीरंगा, मानस और पोबिटोरा में हैं। करेक्ट। काजीरंगा में दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है और थ्रेट्स वही हैं, पोचिंग, हैबिटाट लॉस और ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। इतने खतरों के बीच
इनके लिए क्या कंजर्वेशन मेजर्स लिए गए हैं? यहाँ इंडिया राइनो विजन IRV 2020 का जिक्र है। क्या ये सफल रहा? IRV 2020 एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोग्राम था और काफी हद तक सफल भी रहा। इसका विजन था 2020 तक असम के 7 प्रोटेक्टेड एरियाज में 3000 से अधिक राइनोज की पॉपुलेशन तैयार करना। इसके तहत ट्रांसलोकेशन किया गया। जी। काजीरंगा और पोबितोरा से राइनोज को पकड़कर मानस नेशनल पार्क जैसे पोटेंशियल हैबिटेट्स में ट्रांसलोकेट किया गया। इसके अलावा न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोज 2019 भी है। और एक DNA प्रोफाइलिंग प्रोजेक्ट भी चल रहा है। हाँ, ताकि पोचिंग के केसेस में हॉर्न कहाँ से आया ये पता लगाया जा सके। और नेशनल राइनो कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी भी 2019 में लॉन्च की गई थी। जमीन से अब पानी की तरफ चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ इंडियन डॉल्फिन्स। इंडिया में इसकी 2 सब स्पीशीज हैं, गैंजेस रिवर डॉल्फिन और इंडस रिवर डॉल्फिन। जी। इनके लिए थ्रेट्स अलग हैं। सबसे बड़ा खतरा है फिशिंग नेट्स में गलती से फंसकर मर जाना, जिसे बाई कैच कहते हैं। एग्जैक्टली। उसके बाद है हैबिटेट लॉस, जो डैम्स और बैराजेस से होता है, पोल्यूशन और जहाजों के ट्रैफिक से होने वाला शोर। पहले बात करते हैं गैंजेस रिवर डॉल्फिन की, जिसे सूसू भी कहते हैं। ये नाम बड़ा अजीब है। ये नाम उसकी सांस लेने की आवाज के कारण पड़ा है। ये इंडिया का नेशनल एक्वाटिक एनिमल है। और असम का स्टेट एक्वाटिक एनिमल भी। हाँ, ये गंगा नदी के स्वास्थ्य का एक इंडिकेटर स्पीशीज है। यानी अगर नदी में डॉल्फिन्स हैं तो नदी का इकोसिस्टम अभी भी जीवित है। ये लगभग अंधे होते हैं ना? जी। और शिकार करने के लिए इको लोकेशन यानी अल्ट्रासोनिक साउंड्स का इस्तेमाल करते हैं। इनका डिस्ट्रीब्यूशन गैंजेस, ब्रह्मपुत्रा, मेघना रिवर सिस्टम में है और IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है। दूसरी है इंडस रिवर डॉल्फिन, जिसे भूलन कहते हैं। ये कहाँ पाई जाती है? ये पंजाब का स्टेट एक्वाटिक एनिमल है। इसका हैबिटेट मुख्य रूप से पाकिस्तान में इंडस रिवर में है। इंडिया में ये सिर्फ ब्यास और सुतलज नदी में पाई जाती है। इसका भी IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है। हाँ, EN। यहाँ तीसरे टाइप इरावदी डॉल्फिन का भी जिक्र है। ये बाकियों से कैसे अलग है? इसका हैबिटेट अलग है। ये मीठे पानी के अलावा समुद्र के किनारे, ब्रैकिश वाटर, रिवर माउथ्स और एस्चुरीज में भी रहती है। जैसे ओडिशा की चिलिका लेक। बिल्कुल। चिलिका लेक इनकी सबसे बड़ी पॉपुलेशन का घर है। इनके लिए भी थ्रेट्स वही हैं, ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट और गिल नेट्स में डूबना। इनका भी IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड ही है। फाइनली, गंगेज रिवर डॉल्फिन कंजर्वेशन मेजर्स। लिस्ट काफी लंबी है, गंगा एक्शन प्लान से लेकर प्रोजेक्ट डॉल्फिन तक। क्या हम कह सकते हैं कि अप्रोच रिवर क्लीनिंग से शिफ्ट होकर अब स्पीशीज स्पेसिफिक कंजर्वेशन पर आ गई है? ये एक बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन है। यही एवोल्यूशन हुआ है। गंगा एक्शन प्लान 1985 शुरू हुआ थी, जब डॉल्फिन्स को WPA के शेड्यूल 1 में शामिल किया गया। हाँ, फिर 2009 में नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी ने इसे नेशनल एक्वाटिक एनिमल घोषित किया। फिर आया कंजर्वेशन एक्शन प्लान 2010 से 2020 तक। और अब 2020 में प्रोजेक्ट डॉल्फिन। जी। अब एक डेडिकेटेड प्रोजेक्ट है, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर या प्रोजेक्ट एलिफेंट। इसका उद्देश्य रिवर और मरीन डॉल्फिन्स दोनों को बचाना है। और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा हर साल 5 अक्टूबर को नेशनल गंगा रिवर डॉल्फिन डे भी मनाता है। हाँ, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। तो अप्रोच अब ज्यादा फोकस्ड और स्पीसीज सेंट्रिक हो गई है। हमारे सोर्सेज में एक कंपैरेटिव टेबल है। रियाल्स के बीच के फर्क को बताता है। देखने में तो ये सब एक जैसे लगते हैं, पर इनमें अंतर काफी है। हाँ, और ये अंतर सिर्फ दिखने में नहीं, उनके सर्वाइवल के लिए भी बहुत क्रूशियल है। अच्छा। जैसे पहला डिफरेंस है हैबिटेट। क्रोकोडाइल्स आपको सॉल्ट वाटर में मिलेंगे और एलिगेटर्स और घिरियाल्स, वो दोनों फ्रेश वाटर स्पीशीज हैं। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन। क्रोकोडाइल्स पूरे ट्रॉपिक्स में पाए जाते हैं। ओके। लेकिन एलिगेटर्स सिर्फ US, मेक्सिको और चाइना तक ही लिमिटेड है। और घिरियाल्स तो प्राइमरीली इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ही मिलते हैं, गैंजीज और इंडस नदियों में। सही। और एक फॉल्स घड़ियाल का भी जिक्र है जो इंडोनेशियन आइलैंड्स में मिलता है। पर इनकी पहचान का सबसे आसान तरीका शायद इनका स्नाउट शेप है। एग्जैक्टली। क्रोकोडाइल का स्नाउट पॉइंटेड और V शेप्ड होता है। एलिगेटर का थोड़ा चौड़ा U शेप्ड। और घिरियाल का? घड़ियाल का स्नाउट सबसे अलग है, एकदम लंबा और पतला, लॉन्ग एंड थिन। और साइज में? क्रोकोडाइल्स लार्ज होते हैं, ऑलिगेटर स्मॉल और घड़ियाल्स मीडियम साइज के। राइट। और डाइट में भी फर्क है? हाँ, क्रोकोडाइल्स और ऑलिगेटर्स वो ऑपर्चुनिस्टिक फीडर्स हैं। मतलब जो भी मिल जाए खा लेते हैं? बिल्कुल। पर घड़ियाल्स वो मुख्य रूप से सिर्फ फिश यानी मछली खाते हैं। तो अब इन स्पीशीज को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। हाँ। सबसे पहले घड़ियाल। घड़ियाल एक फिश ईटिंग फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल है और ये सभी जिंदा क्रोकोडिलियंस में सबसे लंबा होता है। इसका हैबिटेट क्या है? ये साफ नदियों, क्लीन रिवर्स में रहता है, जहां रेतीले किनारे, सैंड बैंक्स हों। और अब इनकी पॉपुलेशन कहाँ बची है? इसकी एक वायबल ब्रीडिंग पॉपुलेशन नेशनल चंबल सैंक्चुरी में है, जो UP, राजस्थान और MP में फैली हुई है। जी। बाकी नदियों में बस छोटी नॉन ब्रीडिंग पॉपुलेशंस ही हैं। और इसके लिए थ्रेट्स क्या हैं? थ्रेट्स तो कई हैं। डैम्स, बराजेस, पोल्यूशन, सैंड माइनिंग, एग्रीकल्चर, लाइवस्टॉक, सब कुछ। हाँ, इसी वजह से इसका कंजर्वेशन स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड यानी CR है। हाँ, और ये साइट्स के अपेंडिक्स 1, CMS के अपेंडिक्स 1 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट WPA के स्केड्यूल 1 में लिस्टेड है। नेक्स्ट है मगर, आम भाषा में इंडियन क्रोकोडाइल। हाँ, मगर
ये एक फ्रेश वाटर स्पीशीज है जो झीलों, नदियों, दलदलों मतलब स्लो मूविंग वाटर बॉडीज में पाया जाता है। सही। इसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरे भारत में है, लेकिन ये भूटान से विलुप्त मतलब एक्सटिंक्ट हो चुका है। इसके लिए थ्रेट्स क्या हैं? मेन थ्रेट्स हैं हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, अंधविश्वास के कारण हत्या और इसका एफ्रोडीजियक्स के रूप में इस्तेमाल। तो इसका कंजर्वेशन स्टेटस? इसका स्टेटस वल्नरेबल वीयू है और ये भी साइट्स अपेंडिक्स 1 और WPA के स्केड्यूल 1 में है। और अब आखिरी कैटेगरी, खारे पानी का मगरमच्छ, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ये सबसे बड़ा जिंदा रेप्टाइल और क्रोकोडिलियन है, एक फॉर्मिडेबल प्रेडेटर। हैबिटेट तो नाम से ही साफ है। हाँ, सॉल्ट वाटर हैबिटेट्स और ब्रैकिश वेटलैंड्स। इसका डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया के ईस्ट कोस्ट से लेकर साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया तक है। थ्रेट्स? इसकी स्किन के लिए शिकार, हंटिंग, इलीगल किलिंग और हैबिटेट लॉस। लेकिन इसका कंजर्वेशन स्टेटस लीस्ट कंसर्न LC है। जी, एक मिनट, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अगर इसका स्टेटस लीस्ट कंसर्न है तो ये WPA के शेड्यूल I में क्यों है, मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन लेवल पर? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, भले ही ग्लोबल पॉपुलेशन स्टेबल हो, लोकल पॉपुलेशंस पर प्रेशर हो सकता है अच्छा, और इसकी स्किन की हाई डिमांड के कारण पोचिंग का खतरा हमेशा बना रहता है। तो शेड्यूल I में रखना एक तरह से प्रीएम्प्टिव प्रोटेक्शन है। ताकि इसकी हालत मगर या घड़ियाल जैसी ना हो जाए। एग्जैक्टली, दैट मेक्स सेंस। अब क्रोकोडाइल से आगे बढ़ते हैं कछुओं पर। कंजर्वेशन ऑफ टर्टल्स। और यहाँ भी एक बेसिक सवाल है, टॉर्टोइस और टर्टल में क्या फर्क है? ये एक आम कंफ्यूजन है। सिंपल रूल है कि सभी टॉर्टोइसेस टर्टल्स होते हैं। लेकिन सभी टर्टल्स टॉर्टोइसेस नहीं होते। बिल्कुल, टॉर्टोइस जो स्थलवासी हैं वो जमीन पर रहते हैं, बैड स्विमर्स होते हैं और हर्बीवोर्स होते हैं। और इनकी उम्र भी काफी लंबी होती है, 80 से 120 साल। हाँ, जबकि टर्टल जो जलवासी है वो पानी में रहता है, गुड स्विमर्स हैं और ओमनीवोर्स होते हैं। सिवाय ग्रीन टर्टल के जो ज्यादातर हर्बीवोर है। सही, और इनकी उम्र भी कम होती है 20 से 40 साल। अब कुछ स्पेसिफिक टर्टल स्पीशीज की बात करते हैं। पहले बैटिगर टर्टल स्पीशीज। इसमें नॉर्दर्न रिवर टेरापिन है जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, संदर्बंस में मिलता है। 3 स्ट्राइप्ड रूफ टर्टल। वो भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, गैंजीज के लिए एंडेमिक है। रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल भी CR है और गैंजीज एंडेमिक है। हाँ, और बर्मीज रूफ्ड टर्टल भी CR है जो म्यांमार की इरावरी रिवर में पाया जाता है। नेक्स्ट है सी टर्टल स्पीशीज। इसमें हॉक्सबिल सी टर्टल है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में मिलता है। केम्प्स रेडली सी टर्टल, ये भी CR। हाँ, और ये दुनिया का सबसे छोटा समुद्री कछुआ है। ये अरेबाडा यानी मास नेस्टिंग के लिए जाना जाता है। फिर है ग्रीन सी टर्टल जो एंडेंजर्ड है और एकमात्र हर्बीवोर टर्टल स्पीशीज है। जी, और लेदरबैक सी टर्टल जो सबसे बड़ा जिंदा समुद्री कछुआ है वो वल्नरेबल है। लॉगरहेड भी VU है। और ऑलिव रिडली सी टर्टल ये भी वल्नरेबल है, ये भी अरेबाडा के लिए मशहूर है। सही। और आखिरी कैटेगरी है निसिलोनिया टर्टल स्पीशीज। यानी सॉफ्ट शेल टर्टल्स। इनमें भी ज्यादातर क्रिटिकली एंडेंजर्ड या एंडेंजर्ड हैं। जैसे बर्नीज पीकॉक सॉफ्ट शेल टर्टल। CR, लीड सॉफ्ट शेल टर्टल भी CR, ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल भी CR। इंडियन सॉफ्ट शेल टर्टल और इंडियन पीकॉक सॉफ्ट शेल टर्टल दोनों एंडेंजर्ड हैं। तो इन सभी को बचाने के लिए सी टर्टल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट शुरू किया गया। ये कब और किसने शुरू किया? इसे MOEF ने UNDP के कोलैबोरेशन से 1999 में इनिशिएट किया। और ये 10 कोस्टल स्टेट्स में इंप्लीमेंट हुआ, जिसमें ओडिशा पर खास जोर था। हाँ, ऑलिव रिडली टर्टल्स की वजह से। इसका उद्देश्य था ऑलिव रिडली और दूसरे एंडेंजर्ड मरीन टर्टल्स को कंजर्व करना। इसकी अचीवमेंट्स क्या रही? एक तो सैटेलाइट टेलीमेट्री का इस्तेमाल करके माइग्रेटरी रूट्स का पता लगाना, और दूसरा फिशिंग ट्रॉलर्स में टर्टल एक्सक्लूजन डिवाइस TED को प्रमोट करना। इससे टर्टल मोर्टेलिटी काफी कम हुई है। तो कछुओं के बाद अब आते हैं एक और क्रिटिकल टॉपिक पर, कंजर्वेशन ऑफ इंडियन वल्चर्स। हाँ, और ये कहानी तो एक इकोलॉजिकल डिजास्टर की है। इंडिया में 9 वल्चर स्पीशीज हैं। और उनमें से ज्यादातर एक वेटरनरी ड्रग डिक्लोफेनाक के कारण एंडेंजर्ड हो गई। बिल्कुल, एक आम दर्द निवारक दवा। जब पशुओं को ये दवा दी जाती थी और वो मरते थे तो वल्चर्स उनके कार्कसेस खाते थे। और ये ड्रग उनकी किडनी फेल कर देता था। जी, जिससे 90% से ज्यादा पॉपुलेशन खत्म हो गई। तो जरा स्पीशीज और उनके स्टेटस को देखते हैं। क्रिटिकली एंडेंजर्ड CR कैटेगरी में 4 स्पीशीज हैं: व्हाइट राम्प्ड वल्चर, रेड हेडेड वल्चर, इंडियन वल्चर और स्लेंडर बिल्ड वल्चर। इजिप्शियन वल्चर एंडेंजर्ड है। हाँ, EN। और हिमालयन, बियर्डेड और सिनरस वल्चर, ये तीनों नियर थ्रेटेंड NDM। तो सिर्फ यूरेशियन ग्रिफिन वल्चर ही लीस्ट कंसर्न LC बचा। सही। सोर्स में एक बॉक्स आइटम है, व्हेन अ पेन किलर साइलेंस द स्काइज। हाँ, और डिक्लोफेनाक के बैन होने के बाद ही कंजर्वेशन एफर्ट्स ने जोर पकड़ा। पिंजौर में जटायु ब्रीडिंग सेंटर जैसे सेंटर्स अब इन स्काई क्लीनर्स को वापस लाने के लिए काम कर रहे हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वल्चर डीपॉपुलेशन क्या रहे? वल्चर्स पब्लिक सैनिटेशन में एक वाइटल रोल निभाते थे।
वो प्रकृति के सबसे एफिशिएंट सफाई कर्मी थे। उनके न होने से उनके न होने से कार्केसेस सड़ने लगे, पानी कंटामिनेट हुआ, और चूहों और जंगली कुत्तों की आबादी बढ़ी, जिससे रेबीज जैसी बीमारियों का फैलाव भी बढ़ा। सोर्स में कुछ मेजर नॉन इंडियन वल्चर स्पीशीज का भी जिक्र है। हाँ, व्हाइट बैक्ड वल्चर और रुपेल्स वल्चर दोनों ही अफ्रीका के हैं और क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए सरकार ने क्या स्टेप्स लिए? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स IDWH का स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम शुरू किया गया। वल्चर्स का प्रोटेक्शन स्टेटस भी अपग्रेड किया गया। जी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत, और महाराष्ट्र और पंजाब के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स ने वल्चर रेस्टोरेंट्स बनाए। ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। हाँ, ये ऐसी जगह हैं जहां वल्चर्स के लिए डाइक्लोफेनेक फ्री कार्कसेस रखे जाते हैं। एक वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम भी है। हाँ, इसे सेंट्रल जू अथॉरिटी और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी लीड कर रहे हैं। और वल्चर सेफ जोन्स, ये वो जोन्स हैं जहां वल्चर्स को री इंट्रोड्यूस किया जा सके, मतलब एक सेफ एनवायरनमेंट दिया जा सके। और हाल ही में एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन इन इंडिया 2020-25 भी लाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य वल्चर्स की संख्या को एक्टिवली बढ़ाना है। वेटरनरी NSAIDs की सेल पर सख्त रेगुलेशन, सेफ्टी टेस्टिंग, टॉक्सिक ड्रग्स को बैन करना और वल्चर सेफ जोन्स इस्टेब्लिश करना इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। चलिए अब कुछ और इंडियन इनिशिएटिव्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट हैंगुल कश्मीरी स्टैग। हैंगुल, जो सेंट्रल एशियन रेड डियर की एक सब स्पीशीज है, ये मुख्य रूप से कश्मीर के डाचीगम नेशनल पार्क में ही पाया जाता है। एक समय इनकी संख्या 5000 के आसपास थी। हाँ, लेकिन हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ओवरग्रेजिंग और पोचिंग के कारण कम हो गई है। प्रोजेक्ट हैंगुल को जम्मू एंड कश्मीर ने IUCN और WWF के कोलैबोरेशन से शुरू किया था। पर कोशिशों के बावजूद पॉपुलेशन अभी भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। 2017 में सिर्फ 182 हैंगुल्स रिपोर्ट किए गए थे। ये तो काफी चिंता की बात है। अगला है स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम, SAP। ये प्रोग्राम क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए है। ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स IDWH स्कीम का हिस्सा है। इसका एम है हैबिटेट लॉस और इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को रोकना। हाँ, और ये उन फ्लैगशिप स्पीशीज पर फोकस करता है जो प्रोटेक्टेड एरियाज के बाहर माइग्रेट करती हैं। MOEF ने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर 16 टेरेस्ट्रियल और 1 एक्वाटिक स्पीशीज को आइडेंटिफाई किया था। स्पीशीज अंडर द IDWH, ये लिस्ट तो काफी लंबी है। हाँ, इसमें एशियन वाइल्ड बफलो, एशियाटिक लायन, सांगाई, डुगोंग, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हैंगुल, स्नो लेपर्ड, वल्चर्स, कई स्पीसीज हैं। बाद में रेड पैंडा और कैराकल भी जोड़े गए। तो इस प्रोग्राम के रिजल्ट्स कैसे रहे? रिजल्ट्स मिक्स्ड रहे। कुछ स्पीशीज जैसे लायन और राइनोसरस की पॉपुलेशन बढ़ी है। लेकिन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और निकोबार मेगापोड की पॉपुलेशन में गिरावट आई है। जी, वल्चर्स के लिए रिकवरी एफर्ट्स अब पॉजिटिव आउटकम्स दिखा रहे हैं। वैसे ये टॉपिक UPSC 2014 में भी रेलेवेंट था। अब हम आखिरी हिस्से में हैं। यहाँ एक बॉक्स आइटम है, अ सेकंड किंगडम फॉर द लास्ट लायंस। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि एशियाटिक लायंस को एक ही जगह पर किसी बीमारी से खत्म होने से बचाया जाए। तो बर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एक बैकअप होम के रूप में तैयार किया जा रहा है। हाँ, ताकि इस स्पीशीज का भविष्य सिर्फ गिर फॉरेस्ट पर निर्भर न रहे। अगला है नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान 2017-2031। ये तीसरा NAWP है जो लैंडस्केप बेस्ड कंजर्वेशन पर जोर देता है। ये लैंडस्केप बेस्ड कंजर्वेशन का मतलब क्या हुआ? आसान भाषा में मतलब अब सिर्फ नेशनल पार्क के अंदर नहीं, बल्कि उसके आसपास के कॉरिडोर्स, बफर जोन्स और पूरे इलाके को एक यूनिट मानकर कंजर्वेशन करना। अच्छा। और ये प्लान प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट और CSR फंड्स के उपयोग को भी एनकरेज करता है। फिर है नेशनल एक्शन प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स 2018-23। इसे MOFE ने डेवलप किया है और ये प्लान सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के माइग्रेटरी बर्ड्स को कंजर्व करने पर फोकस करता है। तो ये फ्लाईवे क्या होता है? फ्लाईवे एक तरह से पक्षियों का फ्लाइट पाथ होता है, एक इनविजिबल हाईवे जिसे बड़ी संख्या में पक्षी अपने ब्रीडिंग ग्राउंड्स और विंटरिंग क्वार्टर्स के बीच माइग्रेट करते समय इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, और इंडिया इस सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टॉप है। डायग्राम में एशियन माइग्रेटरी बर्ड फ्लाईवेज दिखाए गए हैं। हाँ, इसमें 3 प्रमुख फ्लाईवेज हैं। एक सेंट्रल एशियन इंडियन फ्लाईवे, दूसरा ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे और तीसरा वेस्ट पैसिफिक फ्लाईवे। और इंडिया सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के लिए क्रूशल है। जी, एक क्रूशल स्टॉपओवर पॉइंट। इसलिए इन माइग्रेटरी बर्ड्स को बचाना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। That's it for today. आज के लिए बस इतना ही। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। कंसिस्टेंसी ही UPSC प्रिपरेशन का रियल गेम है। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। UPSC सिविल 360 साइनिंग ऑफ। जय हिंद।